इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स ऑन द म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना पड़ता है। जी हाँ, तो बजट 2026 के अंदर क्या चेंज हुए हैं, ये जो 12 लाख रुपए की स्लैब लिमिट होती है क्या म्यूचुअल फंड के ऊपर भी एप्लीकेबल होती है? तो जी हाँ, एप्लीकेबल होती है, लेकिन केवल कुछ ही म्यूचुअल फंड्स पे। साथ में इसके अलावा चाहे इक्विटी फंड से, हाइब्रिड फंड से, डेट फंड से, सबके टैक्सेशन के जो नियम है वो बताऊंगा। और इवन अगर आपको लॉस भी होता है तो उसको आप कैसे सेट ऑफ कर सकते हो, कब तक कैरी फॉरवर्ड होता है, क्या क्या नियम है उसके, डिविडेंड की इनकम के ऊपर कैसे टैक्स लगता है, तो सारी जानकारी दूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यार स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट से आईटीआर फाइलिंग कराना चाहते हो या लेट सपोज टैक्स प्लानिंग के साथ में आईटीआर फाइलिंग सीखना भी चाहते हो, तो यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास। और 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर भाई आप ट्रस्ट कर सकते हो। पहले तो बात कर लेते कि गवर्नमेंट ना हमारे म्यूचुअल फंड को ट्रैक कैसे करती है। तो बड़ा ही सिंपल है। म्यूचुअल फंड के अंदर नॉर्मली जो कैम्स और के फिनटेक, ये जो दो डिपॉजिटरीज है या आप कह सकते हो यहाँ पे जो दो रजिस्ट्रार है, बेसिकली वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को हर साल सेंड करते हैं। चाहे अगर आपने 10 रुपए का भी म्यूचुअल फंड खरीदा या बेचा है, उसकी इंफॉर्मेशन तक यहाँ पे गवर्नमेंट को दी जाती है। तो भाई जब आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल में जाकर आप अपना एएस वगैरह चेक करोगे ना, तो वहां पे आपको सेल ऑफ सिक्योरिटी एंड परचेस ऑफ सिक्योरिटी, इन दोनों के अंदर आपका स्टॉक का और म्यूचुअल फंड का दोनों का डेटा होता है। और यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हो, चाहे सीडीएसएल हो गया या के फिनटेक हो गया या फिर आपका कैम्स हो गया, ये सारे लोग ना आपकी रिपोर्टिंग करते हैं। प्लस इसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपको एएमसी वाइज कौन सी आपने स्कीम खरीदी है, सब कुछ भाई आपको डेटा में देखने को मिल जाता है कि कौन सी एएमसी पे किस रेट पे आपने परचेस किया हुआ अमाउंट, जब आप सेल करोगे सारी वैल्यू देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल भी मत समझना कि डिपार्टमेंट को पता नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड को सेल आउट भी करते हो, इवन अगर लॉस भी हुआ है, तो स्टिल भाई आपको आईटीआर फाइलिंग करनी पड़ेगी। कई लोग ये सोचते हैं कि भाई मैंने तो लॉस के ऊपर बेचा है, मैं आईटीआर क्यों फाइल करूं? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अगर लॉस भी हुआ है तो स्टिल आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड और जो आर्बिट्राज फंड होते हैं, इन दोनों को मैं एक ही कैटेगरी में रखूंगा। गवर्नमेंट की यहाँ पे एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि हम लोग उसी फंड को इक्विटी म्यूचुअल फंड मानेंगे जो मोर देन 65% इंडियन इक्विटी में निवेश करता हो। और वहां पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का जो फंडा होता है वो एप्लीकेबल होता है। अब देखो, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर आप एसआईपी कर रहे हो या लमसम भी पैसा डाला हुआ है, अगर आपने जब भी उसको बेचा तो उस टाइम पे अगर उसका होल्डिंग पीरियड लेस देन 1 ईयर है, तो वो शॉर्ट टर्म के अंदर काउंट होगा। और सीधा सीधा 20% का टैक्स रेट, कोई स्लैब रेट का कुछ भी बेनिफिट नहीं है इसमें। पहले 15% का टैक्स रेट था, गवर्नमेंट ने इसको बढ़ाकर 20% कर दिया। वहीं पे अगर 1 साल से ज्यादा का होल्डिंग पीरियड है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होगा। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 12.5% का टैक्स रेट जरूर है, लेकिन आपको पहले 1,25,000 की प्रॉफिट पे एग्जेम्पशन दी जाती है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, जैसे अगर आप एमएफ सेंट्रल की साइट के ऊपर जाओगे ना, तो आपका जितना भी कंसोलिडेटेड जो म्यूचुअल फंड का कैपिटल गेन का स्टेटमेंट होता है ना, वो आप यहाँ से आराम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट के अंदर फायदा क्या मिलता है आपको, मैनुअल ना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि मेरा कौन सा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यहाँ पे इस रिपोर्ट को अगर आप डाउनलोड करोगे, अपने आप ही भाई आपको बता देगा इतना भाई आपका शॉर्ट टर्म है, इतना आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। प्लस आपको स्कीम वाइज भी प्रॉपर तरीके से यहाँ पे सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है। तो जितने भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में, उसमें आप चाहे एसआईपी कर रहे हो या लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो, तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एप्लीकेबल होगा। लॉन्ग टर्म में बस फायदा ये मिलेगा कि जो भी प्रॉफिट होगा ना, उसमें से पहले आप 1,25,000 रुपए लेस कर लेना, फिर बाकी का जो बचा हुआ प्रॉफिट होगा उस पर 12.5% आपको टैक्स पे करना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है कि अगर 500 रुपए के भी प्रॉफिट अगर आपने जनरेट किया है ना शॉर्ट टर्म एज ए कैपिटल गेन, तो उस पर सीधा सीधा 20% टैक्स पे आपको करना ही है। अब जो दूसरी हमारी कैटेगरी आती है वो आती है डेट म्यूचुअल फंड की, जहां पे कोई भी इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं होता। पहले इसके अंदर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था, लेकिन 1 अप्रैल 2023 से गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब टैक्स के पूरे नियम यहां पे हटा दिए। तो अब डेट म्यूचुअल फंड के अंदर भी जैसे आप एफडी कराते हो, एफडी के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है, वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स होता है। सेम यहां पे भी कहानी है। कोई सा भी भाई डेट म्यूचुअल फंड हो, जितना भी उसके अंदर आप प्रॉफिट कमाओगे, तो जो भी आप स्लैब रेट के अंदर फॉलो करोगे उसी अकॉर्डिंग जो है आपका टैक्स बनने वाला है। यानी इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। जो भी आपका प्रॉफिट बनेगा वो सीधा एज ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही माना जाएगा, और उसके ऊपर आपको स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे टैक्स पे करना है। और इसके अंदर आप अपनी सारी इनकम को कंबाइन भी कर सकते हो, जैसे आपका सैलरी, एफडी का इंटरेस्ट, जो अदर इनकम है, फिर जो स्लैब रेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। तो अभी जैसे मान लो 4 लाख तक कोई
टैक्स नहीं है, और 4 से 8 पे 5 और 8 से 12 पे 10 पे इस पे भी आपको रिबेट मिल जाती है। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे और आपकी सारी इनकम मिला के इसको बियॉन्ड क्रॉस करती है, 12 लाख को क्रॉस करती है, तो फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो डेट म्यूचुअल फंड भी उसी तरह हो गया, जैसे एफडी का इंटरेस्ट हो गया, जैसे उसके ऊपर टैक्स लगता है, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है कि उसको हमेशा ऐसे शॉर्ट टर्म ही माना जाएगा, और कोई भी 20% का कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई भी 12.5% का कॉन्सेप्ट नहीं है। जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका टैक्स लगेगा। टीसी बाई जो कैटेगरी होती है वो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के अंदर होती है। इसके अंदर 35-65% का बेसिकली रेशियो रहता है। तो इसके अंदर जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल का नहीं रखा गया है, वो 2 साल का रखा गया है। जी हाँ, तो अगर आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल के नीचे है तो वो शॉर्ट टर्म माना जाएगा, 2 साल के बियॉन्ड है तो वो लॉन्ग टर्म माना जाएगा। और अगर आपका शॉर्ट टर्म है तो 20% का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिस भी स्लैब रेट के अंदर आप फॉल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर आपका 2 साल के बाद का एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो सीधा सीधा 12.5% का जो है टैक्स रेट है। और यहाँ पे ना आपको जो इक्विटी के अंदर 1,25,000 की रिबेट मिलती है वो नहीं मिलने वाली भाई, सीधा सीधा 12.5% सीधा जो भी प्रॉफिट आपने कमाया है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स के अंदर उस पे 12.5% का आपको एज ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है टैक्स पे कर देना है। अब देखो यहाँ पे सेट ऑफ रूल्स को भी समझ लो। मैंने बताया कि जो टैक्स की रेट है वो सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर लगती है, लेकिन अगर आपने प्रॉफिट ही जनरेट नहीं किया तो फिर मैं टैक्स क्यों पे करूंगा। लेकिन स्टिल अगर आप आईटीआर फाइल करते हो और अपना शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस यहाँ पे रिपोर्ट करते हो, उसके 2 एडवांटेज मिलेंगे। एक तो अगर करंट ईयर का कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसके साथ में आप सेट ऑफ कर सकते हो, इवन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को भी सेट ऑफ कर सकते हो। मतलब जो लॉस है ना, शॉर्ट टर्म कैपिटल जो लॉस है उसको आप एसटीसीजी एलटीसीजी दोनों के साथ में सेट ऑफ कर सकते हो। और सेट ऑफ नहीं भी होता तो आने वाले 8 सालों के लिए आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, और फ्यूचर में आपके जितने भी प्रॉफिट होते हैं उसको आप सेट ऑफ करके अपना टैक्स बचा सकते हो। तो यही मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर लॉस भी है ना तो आईटीआर भाई टाइम के ऊपर जरूर फाइल करना, आपको एडवांटेज मिलेगा टैक्स में फ्यूचर में। यहीं पे अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की बात करूं तो इसका एक डिसएडवांटेज है कि इस लॉस को ना आप केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में ही सेट ऑफ कर सकते हो, शॉर्ट टर्म के साथ में वो पॉसिबल नहीं है। प्लस यहाँ पे भी जो है आप 8 साल तक इसको आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो अगर आपके पास ये लॉस भी है तो आईटीआर जो है टाइम के ऊपर फाइल करो, इसको कैरी फॉरवर्ड करो। प्लस कई लोग ना जो डिविडेंड वाले म्यूचुअल फंड होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते, तो उनको ना म्यूचुअल फंड के थ्रू एक डिविडेंड की भी बेसिकली इनकम होती है। तो वो भाई आपकी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगने वाला है, और उसके ऊपर टीडीएस भी कटता है, लेकिन वो टीडीएस सेट ऑफ हो जाएगा। और अगर आप स्लैब रेट में ही काउंट होते 12 लाख से नीचे की अगर आपकी इनकम है तो जितना भी आपका टीडीएस कटा हुआ है वो भी आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाता है अगर आप आईटीआर वगैरह फाइल करोगे तो बजट 2026 के अंदर भाई टैक्स रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया। और पहले भी बिफोर 23 जुलाई आफ्टर 23 जुलाई एक अलग से कॉन्सेप्ट था लास्ट फाइनेंशियल ईयर, वो अब यहाँ पे रिमूव हो चुका है। मैंने जो आपको रेट बताई वही अब आप आगे चल के मतलब पूरा एप्लीकेबल होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे बजट 2026 के अंदर जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स होता है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, तो उससे इंपैक्ट पड़ेगा भाई आर्बिट्राज कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स के ऊपर कि उनका जो रिटर्न होगा ना वो यहाँ पे भाई कम हो जाएगा। बाकी भाई जो लोग एसआईपी करते हैं तो वो ध्यान रखिएगा, फीफो रूल बेसिस यहाँ पे जो है चलता है। मतलब आपकी जो टैक्स की कैलकुलेशन होगी ना, ऐसा नहीं होगा कि आपकी सबसे जो लेटेस्ट एसआईपी है उसको अगर आपने बेचा है तो उस पर भी लॉन्ग टर्म लग जाएगा। तो फीफो बेसिस पे यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जैसे आप रिडीम भी करेंगे तो उस अकॉर्डिंग जो भी यूनिट्स यहाँ पे फर्स्ट बेसिस पे जो भी रिडीम होंगे उसी अकॉर्डिंग आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। बाकी गाइस अगर इन चीजों को आप डिटेल के अंदर सीखना भी चाहते हैं या फिर टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं या फिर एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।